हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जनरल रूल कहते हैं। रूल होते हैं इनफैक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या गाइडलाइंस या यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। इसको कलेक्टिवली कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसको जनरली एक्सेप्टेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी अकाउंटेंट होते हैं पूरे वर्ल्ड में, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। केवल इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने अकाउंटेंट हैं सब इसको एक्सेप्ट करते हैं। आप जानते हैं कि आजकल जो ट्रेड है वो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी बिज़नेस होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह होते रहते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स होते हैं वो अपने कंट्री में भी होते हैं और अदर कंट्रीज़ में भी होते हैं। इसीलिए रूल सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि सब समझ सकें और एक जैसा होना चाहिए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी हो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, कंपेयरेबिलिटी हो, कंपेयर किया जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि सेम रूल सब लोग फॉलो करें, यूनिफॉर्म रूल हो, सब लोग फॉलो करें। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये मैन मेड होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये मैन मेड होते हैं, ये नेचर से नहीं बनते। और मैन मेड हैं और कैसे बनते हैं? एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन डिराइव्ड फ्रॉम, मैन मेड तो है ही, डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। कोई काम करते करते हम एक्सपीरियंस हो जाता है हमको कि किस तरह से करना चाहिए, जिससे कि इजी हो। एक टेक्निक हम ढूंढ लेते हैं और एक्सपीरियंस से आते हैं और ऑब्जर्वेशन से आते हैं। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन से आते हैं। उसको किसी काम को हम करते हैं, काम को करने के बाद ऑब्जर्व करते हैं कि ऑब्जर्व करने से हमें पता लग जाता है कि इसमें ये कमी रह गई या ऐसा करने से अच्छा होगा, बेटर होगा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अगर आपसे कोई पूछे तो आपको सिंपल से बताना है, जनरल रूल बता सकते हैं या जनरल गाइडलाइन बता सकते हैं या यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स बता सकते हैं। गैप का फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और इसकी कुछ विशेष बातें हैं वो आपको याद रहना चाहिए कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड होते हैं, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से ये डिराइव किए जाते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स इसको चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, चेंज भी हो सकते हैं। चेंज क्यों होंगे? क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं और बिजनेस की प्रैक्टिसेस चेंज होती रहती हैं, और जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उनके नीड्स चेंज होती रहती हैं। इसलिए इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी चेंज करना पड़ता है, इसलिए इनको कहा जाता है फ्लेक्सिबल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड हैं, फ्लेक्सिबल है, मतलब रिजिड नहीं होते, और ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। जनरली एक्सेप्टेड होने के लिए प्रिंसिपल्स में कुछ खास बातें होनी चाहिए। जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिलीवेंट होना चाहिए, मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आएगा अकाउंटिंग से वो यूजफुल होना चाहिए। अगर उस प्रिंसिपल से, उस रूल से करने पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलीवेंट है,
मीन्स यूजफुल है यूजर के लिए। हम जानते हैं कि अकाउंटिंग का मेन एम होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। बहुत सारे यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जैसे मैनेजर्स, ओनर्स, प्रोप्राइटर्स और गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बहुत सारे लोग होते हैं, टैक्सेशन अथॉरिटीज, बहुत सारे यूजर्स होते हैं। तो अगर यूजर्स के लिए ये जो हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है यूजफुल है, तो उसके लिए हम जो भी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, डेराइव करेंगे, वो रिलेवेंस होगा और सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फिजिबल होना चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए। मीन्स इनको प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सके विदाउट कम्प्लेक्सिटी, विदाउट कॉस्ट। बिना कम्प्लेक्सिटी के अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर सके। तो अगर प्रिंसिपल्स में रिलेवेंस है, अगर प्रिंसिपल्स फिजिबल्स हैं, तो फिर इनको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सब में ये सब क्वालिटीज़ होती हैं, इसीलिए सब इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो दो चीज़ें हैं आपको जानना चाहिए, इनका मीनिंग क्या है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। जनरल रूल्स हैं, जनरल गाइडलाइंस हैं, या यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं। और इनका जो पर्पज़ होता है यूनिफॉर्मिटी लाना, कंपेरेबिलिटी लाना। फिर इनके फीचर्स क्या हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड होते हैं और ये एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से डिराइव किए जाते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं और जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। मीन्स जितने भी अकाउंटेंट हैं पूरे वर्ल्ड में सब इसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि इनकी नीड क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत क्या है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो ज़रूरत है, सबसे पहले तो ये है कि अकाउंटिंग, यहाँ हम लिख देते हैं नीड, किसका नीड की हम बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नीड क्या है कि टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। मीन्स जितने भी अकाउंटेंट हैं सब एक तरह से करेंगे, तभी पॉसिबल होगा कि एक दूसरे का लोग समझ पाएंगे। और टू मेक इंफॉर्मेशन यूजफुल या मीनिंगफुल, टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल। ये इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत है। और कंपेरेबिलिटी, टू ब्रिंग कंपेरेबिलिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना ज़रूरी है। कंपैरिजन होता है, जैसे कि हमारी फर्म है, हमारा अकाउंटिंग है, हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट है, मीन्स हमारे प्रॉफिट लॉस है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस और करंट ईयर के परफॉर्मेंस में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए अगर हमारा प्रीवियस ईयर जो अकाउंटिंग प्रिपेयर किया गया था वो किस रूल से प्रिपेयर किया गया था, करंट अकाउंट का जो अकाउंटिंग प्रिपेयर किया गया है वो किस रूल से किया गया है। अगर दोनों सेम रूल से किए गए हैं, यूनिफॉर्म, तब तो कंपेयर करने का रिजल्ट ठीक आएगा, अदरवाइज़ गड़बड़ आएगा। इसीलिए यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। अच्छा, हम दूसरे फर्म से भी कंपेयर करते हैं, जैसे जिस प्रोडक्ट का हमारा बिजनेस है, सेम प्रोडक्ट का बिजनेस करने वाली दूसरी फर्म है, हमारी कंपटीटर है, तो हम उस कंपनी के इन्फॉर्मेशन को, जो हमारा कंपटीटर है, और अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अकाउंटिंग रिपोर्ट को, मीन्स प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्रा, हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि उस फर्म का जो रूल फॉलो किया गया है अकाउंटिंग करते समय, हमारे फर्म में भी वही रूल फॉलो किए गए हैं अकाउंटिंग करते समय। तो ये है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम दो पार्ट में करते हैं। एक तो है कंसेप्ट मीन्स अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या इनको अजम्पशंस भी बोलते हैं, और सेकंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट या अकाउंटिंग अजम्पशंस, कंसेप्ट और अजम्पशंस एक ही बात है, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न। पहला अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है या अजम्पशन है, वह है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या अजम्पशन, या हम रूल भी कह सकते हैं इसको, रूल ही तो है इनफैक्ट। तो ये कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग करते समय हमें ये अज्यूम करके चलना है, ये मान करके चलना है कि हमारा बिजनेस क्या होगा, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। बिजनेस हमारा हमेशा बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं एज पर दिस कंसेप्ट, as per this concept, it is assumed that means इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यह माना जाता है कि द बिजनेस will continue to exist for a long period in future। तो अकाउंटिंग करते समय ये हम मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहेगा फ्यूचर में। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा अकाउंटिंग पे? इसका अकाउंटिंग पे इफ़ेक्ट ये होगा कि बिजनेस में जो हमारे असेट्स हैं, जैसे हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि कोई असेट है, मान लेते हैं कि लैंड है, ज़मीन। अब हमने ज़मीन खरीदा, मान लेते हैं 10 लाख रुपीज़ में। तो फर्स्ट ईयर जो हमने परचेज किया ज़मीन, तो उसकी कॉस्ट थी 10 लाख। अब एक साल ख़त्म हो गया, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी ज़मीन की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप अगर ज़मीन खरीद लें तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लेते हैं एक साल बाद इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 12 लाख। लेकिन हम मार्केट वैल्यू को बुक्स में नहीं शो करेंगे। हम बुक्स में जो मार्केट में जो बुक वैल्यू दिखाएंगे, अपने बुक्स में जो लैंड की वैल्यू दिखाएंगे वो हम ₹10 लाख ही शो करेंगे। ऐसा क्यों? मार्केट में सेल करेंगे तो 12 लाख मिलेगा, लेकिन हम उसको अपने बुक्स में 12 लाख नहीं शो करेंगे, 10 लाख ही शो करेंगे हमने जितने में परचेज किया था। क्यों?
क्योंकि अभी मैंने बताया कि बिजनेस, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा हमेशा। तो बिजनेस चलता रहेगा मीन्स अपनी लैंड को हम सेल नहीं करेंगे, नॉट फॉर सेल है भाई। ज़मीन हम खरीदे हैं किस लिए? उस पर फैक्ट्री बनाएंगे, उस पर ऑफिस बनाएंगे, अपना गोडाउन बनाएंगे। तो सेल तो करना नहीं, इसको सेल करना नहीं है। बिजनेस हमें लंबे समय तक चलाना है, तो हम फिर लैंड सेल क्यों करेंगे? जब हमको लैंड सेल नहीं करना है तो मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, मतलब नहीं है। तो इसको हम इसी कॉस्ट प्राइस पे दिखा रहेंगे। सेकेंड ईयर के जो फाइनेंशियल अकाउंट बनेगा उसमें भी लैंड 10 लाख ही दिखेगा। 5 साल बाद भी लैंड की वैल्यू हम 10 लाख ही दिखाएंगे। क्यों? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा तो हम लैंड बेच नहीं सकते। जब बेचना ही नहीं है तो मार्केट वैल्यू से क्या मतलब है। इसी तरह मान लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लेते हैं मशीनरी है, कोई मशीन है। मशीन की जो कॉस्ट है सपोज ₹1 लाख है, और इसकी जो लाइफ है, अज्यूम कर लेते हैं मशीन की लाइफ 5 ईयर्स है। तो जिस समय हम परचेज करेंगे मशीन, मान लेते हैं हमने 2011 में मशीन परचेज किया, तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। जब 1 साल ख़त्म होगा तो हम इसमें लगा देंगे डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू को हम डिक्रीज़ करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि मशीन पुरानी हो जाएगी तो उसकी यूटिलिटी मीन्स उसकी जो काम करने की कैपेसिटी होगी वो कम हो जाएगी, घिसेगी मशीन, पुरानी होगी। तो हम उसकी वैल्यू को कम कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन लगाएंगे। अब डिप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? मशीन की कॉस्ट, वैसे डिप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो अभी हमें नहीं जानना। अभी हम यहाँ पे एक तरीका देखते हैं कि अगर मशीन 1 लाख की है, इसकी लाइफ 5 ईयर्स है, तो 1 साल हमने मशीन यूज कर लिया, मतलब हमने मशीन जो भी कॉस्ट लगाया था 20,000 रुपया हमने वसूल कर लिया। तो हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 20,000। तो मशीन की अब जो बुक वैल्यू आएगी 1 साल के बाद वो 80,000 हो जाएगी। फिर हम 2012 में फिर 1 साल बीत गया, फिर मशीन की वैल्यू, तो जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी उसकी यूटिलिटी, कार्यक्षम काम करने की जो कैपेसिटी वो घटती जाएगी। तो फिर हम डिप्रिसिएशन लगा देंगे 20,000। अब इसकी बुक वैल्यू 60,000 आ गई। फिर 1 साल बाद फिर हम इसमें डिप्रिसिएशन, हर साल डिप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि मशीन जैसे जैसे यूज होता जा रही है और ख़राब होती जा रही है, उसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है। तो फिर हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू 40,000 हो जाएगी। तो इस तरह हम बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे। लेकिन मार्केट वैल्यू की अगर हम बात करें तो मार्केट वैल्यू मशीन की जिस समय हम परचेज किए थे नया नया, तो जाहिर सी बात है मार्केट वैल्यू उसकी 1 लाख ही थी। 1 साल बाद मार्केट वैल्यू ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए एक मशीन हम खरीदते हैं 1 साल यूज करके, तो कितना हमें पैसा मिलेगा? जो एक मशीनरी आइटम एक ऐसा आइटम है जो जब पुराना हो जाता है, सेकेंड हैंड हो जाता है, तो हम सेल करते हैं तो आधा दाम लगभग मिलता है। तो मान लीजिए साल भर बाद अगर हम सेल करेंगे तो 50,000 मिलेगा। 2 साल बाद हम सेल करेंगे तो मान लेते हैं कि मशीन हमको 25,000 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन इस मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मशीन हम किस लिए परचेज किए? अपनी फैक्ट्री में यूज करेंगे। तो अपनी फैक्ट्री में हम मशीन यूज करेंगे मीन्स सेल नहीं करना, और जब सेल नहीं करना है तो फिर हमें मार्केट वैल्यू से मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बुक्स में हम 1 लाख में परचेज किए थे, 1 साल यूज करने के बाद डिप्रिसिएशन काट के 80,000 दिखाएंगे।
फिर 1 साल बाद फिर डिप्रिसिएशन काटेंगे तो बुक्स में हम 60,000 दिखाएंगे। फिर 1 साल बाद और डिप्रिसिएशन काट के हम बुक वैल्यू मशीन की 40,000 दिखाएंगे। जबकि सेल करने पर ज़रूरी नहीं कि हमको 40,000 मिले। 1 साल बाद सेल करेंगे तो हमको ज़रूरी नहीं है कि हम सेल करेंगे तो हमको 80 ही मिलेगा। 2 ईयर बाद हम सेल करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हमको 60 मिलेगा, कम ही मिलेगा, मशीनरी आइटम है। लेकिन फिर भी हमको मार्केट वैल्यू से मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? अगेन गोइंग कंसर्न, हम ये मशीन बिजनेस करने के लिए, फैक्ट्री में यूज करने के लिए परचेज किए थे। तो बिज़नेस तो हमारा जो कंसेप्ट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बिज़नेस हमारा लॉन्ग टर्म तक चलता ही रहेगा। जो लॉन्ग टर्म तक चलता ही रहेगा तो मशीन सेल क्यों करेंगे? और जब मशीन सेल ही नहीं करना तो मार्केट वैल्यू से क्या मतलब है? तो यही हमारा कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमारा है, ये कहता है कि जो हमारे मेथड्स हैं, जो हम अकाउंटिंग करते समय जो हम मेथड्स यूज करते हैं वो कंसिस्टेंट रहे ईयर टू ईयर, इसमें चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो यहाँ डिप्रिसिएशन हमने चार्ज किया स्ट्रेट लाइन मेथड से कि कॉस्ट को डिवाइड कर दिया लाइफ से और हर साल 20,000 हम काट कर रहे हैं। तो डिप्रिसिएशन के और भी मेथड होते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बहुत सारे मेथड हैं। लेकिन एक बार जो हम मेथड यूज करेंगे वही मेथड हम बार बार कंटिन्यू करेंगे, चेंज नहीं करना है। यही कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं हम लोग। स्टॉक जो हमारा सामान हमारे पास है, मटेरियल है वगैरह, तो मटेरियल जो हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं तो यूज करते रहते हैं और कुछ न कुछ हमेशा पड़ा रहता है हमारे पास। स्टॉक कभी नील तो कर ही नहीं सकते, काम ही रुक जाएगा। तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करें? अब आप कहेंगे स्टॉक की वैल्यू क्या, जितना सामान पड़ा है उसके रेट से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इतना इजी नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं एक शुगर मिल है। अब शुगर मिल में शुगर केन, गन्ना से चीनी बनता है। तो अब गन्ना तो आ रहा है, ट्रक से डंप हो रहा है, मशीन उठा के क्रशिंग मशीन में डाल दे रही है और गन्ने का रेट तो कई ठो होता है। तो अब जो बच गया, अब जो क्रशिंग हो गया उसका रेट क्या था, सब तो मिक्स हो जाता है एक में ना। मान लीजिए गन्ने का रेट है 200 रुपीज़ क्विंटल है, कोई 210 रुपीज़ पर क्विंटल है, कोई 190 पर क्विंटल है। अब उसको हम पहचान थोड़ी सकते हैं कि जो क्रश हो गया वो बच गया, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो कौन सा रेट जो बचा उसका कौन सा रेट लगाओगे आप? 200 लगाओगे, 190 लगाओगे, 210 लगाओगे? तो वो पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली कि हम उसको पहचान के रखें कौन से रेट वाला गन्ना ख़त्म यूज हो गया और कौन सा बच गया। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो अब हम जो मेथड हम अप्लाई करें, एक मेथड अच्छे से सोच विचार के हम यूज करें और उसी मेथड को हम कंटिन्यू करें। तो ये है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कहता है कि मेथड्स वंस एडॉप्टेड शुड नॉट बी चेंज्ड, मीन्स इट शुड रिमेन कांस्टेंट। जो भी मेथड, जो भी पॉलिसी हम अडॉप्ट करें वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, उसी को हम कंटिन्यू करें। हाँ, अगर कभी चेंज करना भी पड़े तो वो हमें स्पेशली उस इंफॉर्मेशन को शो करना पड़ेगा, क्लियर बताना पड़ेगा कि नहीं हमने हाँ मेथड इस ईयर में चेंज किया है। वैसे चेंज करना ना पड़े, इसकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए। यह है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे अगला, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है
नेक्स्ट कंसेप्ट का जो नाम है वो है अक्रूवल कंसेप्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है अक्रूवल। तीसरा है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका जो यूज होता है अकाउंटिंग में। तो अक्रूवल कंसेप्ट का जो पर्पज है इनफैक्ट ये होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमें ध्यान रखना है कि अच्छा, पहले बात तो बता दें, जो अक्रूवल कंसेप्ट है ये जो अप्लाई होता है, अप्लाइज टू रेवेन्यू। रेवेन्यू का मीनिंग होता है गुड सेल करके या सर्विस करके जो पैसे आते हैं, सेल्स हम कह सकते हैं, एंड एक्सपेंसेस। तो अक्रूवल कंसेप्ट रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों में इक्वली अप्लाई होता है। और ये प्रिंसिपल कहता क्या है? ये प्रिंसिपल कहता है रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड। जब आपका सेल होगा, व्हेन से मतलब यहाँ टाइमिंग से मतलब है। टाइमिंग मीन्स क्या है कि क्वेश्चन है कि हम आज आपने गुड सेल कर दिया 10,000 रुपीज़ का, अब पैसे मिलेंगे 1 महीने बाद। तो जब पैसे मिलेंगे 1 महीने बाद तब सेल को रिकॉर्ड करें, या आज हमने गुड सेल कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, बिल बना के दे दिया, तब रिकॉर्ड करें? ये क्वेश्चन आता है। तो अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि जब सेल होगा उसी वक्त आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। कैश मिला या नहीं मिला उससे मतलब नहीं है। मीन्स अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हैं, उधार पे सेल करते हैं, तो भी सेल मान लिया जाएगा और बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा, पैसा मिला चाहे नहीं मिला। पैसे जब मिलेंगे तो देखा जाएगा। तो इसी तरह से एक्सपेंसेस, जैसा कि बताया कि अक्रूवल कंसेप्ट रेवेन्यू में भी अप्लाई होता है, एक्सपेंसेस में भी अप्लाई होता है। अब हम बात करें कि एक्सपेंसेस भी उसी तरह सिमिलरली एक्सपेंसेस आर recorded in the accounting year in which benefit is derived from them। एक्सपेंसेस को हम कब रिकॉर्ड करेंगे? जिस अकाउंटिंग ईयर में उस एक्सपेंस का हमने बेनिफिट लिया। इसको अभी हम एग्जांपल समझाते हैं। हाँ, वेदर कैश इज पेड और नॉट, पैसा दिया या नहीं दिया उससे मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारा अकाउंटिंग ईयर है, हम स्टाफ है हमारा, उसको हम सैलरी देते हैं 10,000 पर मंथ। तो 1 साल का कितना हुआ? अगर हम अकाउंटिंग हम एनुअली करते हैं, प्रॉफिट लॉस एनुअली कैलकुलेट करते हैं,
तो एक साल का जो सैलरी है वो हुआ 1,20,000। लेकिन हमने पे किया, पेड केवल हमने पे किया था 11 महीने का, यानी 1,10,000। हम कह सकते हैं इसको कि हमारा जो 10,000 रुपीज़ है वो अभी क्या है, अनपेड है, यानी आउटस्टैंडिंग है। अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि सैलरी है 10,000 पर मंथ, प्रॉफिट लॉस हम एक साल पे करते हैं कैलकुलेट। तो हमने 12 महीने काम कराया स्टाफ से, तो सैलरी हमारा हुआ, बेनिफिट हमने लिया 12 महीने 1,20,000 का, लेकिन हमने पे किया था केवल 1,10,000, मीन्स 10,000 आउटस्टैंडिंग है। तो अकाउंटिंग में हम कितना शो करेंगे, जब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे तो कितना सैलरी शो करेंगे। तो वही हमारा अक्रूवल प्रिंसिपल कहता है कि हमने बेनिफिट कितना लिया, 12 महीने, तो 12 महीने का सैलरी कितना हुआ, 1,20,000। तो हम जब प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 सैलरी शो करेंगे, भले हमने पेड केवल 1,10,000 ही किया है। यही कहता है अक्रूवल कि हमने 12 महीने काम कराया स्टाफ से, 12 मंथ, तो हम पूरा 12 मंथ की सैलरी हम शो करेंगे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते समय। पेमेंट भले हमारा 1,10,000 हुआ है, तो 10,000 वो अलग से दिखाएंगे लायबिलिटी में। तो ये हमारा अक्रूवल प्रिंसिपल है कि रेवेन्यू उसी टाइम रिकॉर्ड कर दिया जाएगा जब हम सेल करेंगे। पैसा कम मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल गया, नहीं मिल गया, वो डिफरेंट मैटर है। उसी तरह से एक्सपेंसेस की बात करें तो जिस अकाउंटिंग ईयर में, जिस पीरियड में, जिस टाइमिंग में हमने फ़ायदा उठाया उस एक्सपेंस का, उसी पीरियड में शो करेंगे पैसे, चाहे हम पूरा दें या न दें। अच्छा, एक और इसी को दूसरे तरीके से हम समझते हैं कि यही जो सैलरी है, सैलरी हमारा कितना बताए, 10,000 पर मंथ है, 12 मंथ का 1,20,000 हुआ, और हमने पे कर दिया। स्टाफ ने कहा भाई हमको पैसे की ज़रूरत है, हमने उसको सैलरी 1 महीने का एडवांस दे दिया, यानी 1,30,000 दे दिया। 12 महीने का 1,20 होता है, लेकिन हमने 10,000 और दे दिया एक्स्ट्रा, प्रीपेड एडवांस। प्री माने पहले, पेड माने दे दिया, एडवांस। कितना एडवांस दे दिया, 10,000। कैसे पता, अरे भाई 12 महीने का हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो 12 महीने में 1,20,000 हुआ, हमने पे कर दिया 1,30,000, 10,000 हमने एडवांस पे कर दिया। तो हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते समय कितना शो करेंगे, हम 1,20,000 ही शो करेंगे एक ईयर का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। भले हमने पैसा 1,30 दे दिया, लेकिन हम सैलरी दिखाएंगे 12 महीने का 1,20 होता है, तो हम 1,20 ही दिखाएंगे। जो एडवांस है वो अलग चीज़ है, वो प्रीपेड अलग दिखा देंगे। तो ये हमारा अक्रूवल कंसेप्ट है। बस 2 बातें याद रखनी है इसमें कि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते समय हमें क्या करना है कि सेल उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेंगे जब सेल हो रहा है, जब हमने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया, गुड्स हैंड ओवर कर दिया, पैसा मिला नहीं मिला वो डिफरेंट मैटर है। और एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस को हम कब रिकॉर्ड करेंगे, जिस पीरियड में हमने उस एक्सपेंसेस का फ़ायदा लिया। पेमेंट हमने कम किया, ज़्यादा किया, नहीं किया, वो डिफरेंट मैटर है। बस इतनी सी बात है अक्रूवल कंसेप्ट। तो अभी 3 कंसेप्ट हमने आपको बताया, और भी कंसेप्ट हैं वो हम बाद में बताएंगे। तो उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि आप जब अगला वीडियो में डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।